Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start a new chapter in our class 11th physics और आज का जो चैप्टर जिसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा थर्मोडायनेमिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होता है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, लेकिन क्या है थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड और इन चीज़ों को आपको बेटा थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा जब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे. देखो आज का लेक्चर तो मोर और लेस आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री का ही पार्ट है. केमिस्ट्री में भी आपने उतना सब कुछ पढ़ा हुआ होता है जितना मैं आज यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा. सो इट इज काइंड ऑफ रिवीजन आपके लिए हो सकता है. सो ऐसा नहीं मानना है कि रिवीजन है इसके मतलब कि हम लोगों ने स्किप कर दिया. हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिले जो आपको इंपॉर्टेंट यहां पर लगे. ठीक है, तो हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स में एक होल बॉडी की बात करते हैं और उस बॉडी, होल बॉडी मतलब एक पूरी बॉडी के बारे में, एंटायर बॉडी और उसकी एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं. जबकि थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर वर्ड लिखा है थर्मो और ये जो थर्मो वर्ड है इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, हीट. और आपका डायनेमिक्स, इस डायनेमिक्स वर्ड का मतलब आप कह सकते हो मोशन से है. यस और नो, तो हीट के मोशन के ही बारे में यहां पर बात करनी है. लेकिन मोर प्रिसाइजली यदि मैं बात करूं तो जो थर्मोडायनेमिक्स है यहां पर आपके जो एंटायर बॉडी है उसके बारे में हम लोगों को बात ना करते हुए हम लोगों को इस बॉडी के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं, बॉडी के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं इनके पास में एक इंटरनल एनर्जी जो होगी उसके बारे में हम लोगों को यहां पर डील करना है. अब एनर्जी है तो फिर से वही है सिचुएशन कि भैया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, दो चीजें होंगी. लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट फिर से मैं बता दूं, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग आइडियल गैसेस के साथ में डील कर रहे होते हैं तो आइडियल गैसेस में हम लोग जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली देखो पोटेंशियल एनर्जी जब बनती है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में देखते हो तो क्या होता है, एक m1 मास वाला पार्टिकल, एक m2 मास वाला पार्टिकल, बराबर है, ये रखे हुए हैं डिस्टेंस r पर, बराबर है. तो इनके कारण यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी Gm1 m2 अपॉन स्मॉल r और ये माइनस लगा दिया, बराबर है. तो यहां पर दो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी बन रही है. यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाओगे तो वहां पर चार्जेस के बारे में बात करोगे, यस और नो, और चार्जेस के बारे में बात करोगे तो आप लिखोगे जैसे मान के चलो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है. तो भैया आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे, K Q1 Q2 अपॉन R और चार्जेस को अलॉन्ग विद द साइन लिखोगे. सो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है. इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की यहां पर बात आ रही है. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात आ रही है. यहां तो स्पेसिफिकली यू कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, बट चार्जेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों हो सकते हैं. तो ये जो इंटरैक्शन फोर्स है, इस इंटरैक्शन फोर्स के कारण एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करी जाती है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आइडियल गैसेस की, किसकी बात करते हैं, आइडियल गैसेस की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, कोई ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. कब, जब मैं बात कर रहा हूं आइडियल गैसेस की, तो इसका मतलब यह है कि आप कहोगे कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी एंड जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी. और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं. तो अब आपको समझ में आया कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद में हमने काइनेटिक थियरी पढ़ी और अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं. पॉइंट समझ में आया.
क्या पॉइंट है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आइडियल गैसेस के बारे में पूरी चर्चा हम लोग कहां करते हैं, काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर में करते हैं। तो कैसे भी कर लो, मैं यहां पर पॉइंट बता के थर्मोडायनेमिक्स में पहले पॉइंट बता दो, उसके बाद जाके काइनेटिक थ्योरी में एक्सप्लेनेशन ले लो, या फिर काइनेटिक थ्योरी में पहले एक्सप्लेनेशन लेके आ जाओ और फिर यहां पर इस पॉइंट को डायरेक्टली मेंशन कर दो। सो ओवरऑल कहानी क्या समझ में आई आपको कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग बॉडी, एंटायर बॉडी पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। और जब इंटरनल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दो होंगी, लेकिन हम लोगों को यहां पर आइडियल गैसेस के बारे में डिस्कशन करना है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाएगी। मतलब किसी भी गैस के पास में जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी एकदम अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग है, और टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का समेशन है। ठीक है, क्या ये पॉइंट आपके बुद्धि में जा रहा है? नोट डाउन कर लो। देखो ये ऐसे जो सवाल बनते हैं ना, थियोरेटिकल जो सवाल बनते हैं जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वहां पर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स काम में आते हैं। ये सवाल वास्तविकता में आसान होते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको याद होंगी तभी वो सवाल आपको क्या लगेंगे, आसान लगेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगने वाले हैं। तो अब हम लोगों को इतना पता लग गया कि भैया हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स करके एक चैप्टर है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं उनको हम लोगों को सबसे पहले समझना है। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। देखो हम लोग यदि यहां पर बात करें, देखो ये एक मैंने क्या बनाया है, मान लीजिए देखो ये आपके पास में एक यूनिवर्स है, ये क्या है, दिस इज योर यूनिवर्स, ऐसा मान लीजिए। वैसे आप हम लोग यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट हैं, लेकिन हमने समझने के लिए क्या मान लिया, ये पूरा आपका क्या है, यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर में यदि हम लोग यहां पर एक कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेटा इस यूनिवर्स का ये पार्ट जहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है या जिसकी स्टडी की जा रही है वो आपका बन जाता है सिस्टम। और अब इस सिस्टम को यदि यूनिवर्स में से बाहर निकाल दिया जाए तो बेटा ये आपका बन जाता है सराउंडिंग, ये आपका क्या बन जाता है, सराउंडिंग। ओके, सो ओवरऑल कहानी को देखिए क्या हो रहा है कि कहानी कुछ ऐसे हो रही है कि भैया ये आपका पूरा जो है वो आपका यूनिवर्स है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, और ये आपके पास में क्या हो गया, देखो ये सेक्शन को खाली कर दिया मैंने और ये आपकी सराउंडिंग हो गई। ठीक है, बात को समझिए। ऐसा कुछ आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह जब जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी तो वेन डायग्राम करके बोलते हैं ना, हाँ, तो वहां पे कुछ ऐसा सीखा होगा। तो ये क्या है, ये है आपका यूनिवर्स पूरा का पूरा, इसमें से इस सिस्टम को मैंने बाहर निकाल दिया तो ये आपकी बन जाती है सराउंडिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कीजिए, वो पॉइंट क्या है कि भैया देखो ये जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग को कोई ना कोई तो भी सेग्रीगेट कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, यस और नो। सिस्टम और सराउंडिंग को इस यूनिवर्स के अंदर में जो सिस्टम और सराउंडिंग जो है उनको कोई तो भी ऐसा है जो उन्हें क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे ये है आपकी वॉल, ये क्या है, आपकी वॉल है, यस और नो। सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिस्टिंग्विश कर रहा है या डिफरेंशिएट कर रहा है वो आपकी क्या है, वॉल है, मतलब दीवार है। क्या है, दीवार है। अब ये जो दीवार होती है ये दीवारें दो तरह की होती है। सर दीवारें दो तरह की मतलब कौन सी वाली सर, एक मिट्टी की और एक सीमेंट की? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो सिस्टम, वॉल, सराउंडिंग, इनसे रिलेटेड चीजें ही हम लोगों को पढ़नी है। सराउंडिंग, देखो सिस्टम क्या है, देखो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं सिस्टम, सबसे पहले मैं बात करता हूं सिस्टम। सिस्टम क्या है, वॉट डू यू मीन बाई सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो सिस्टम जो है दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स,
दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वह हिस्सा विच इज बीइंग स्टडीड, जिसका अध्ययन किया जा रहा है, वो आपका क्या है, सिस्टम है। यूनिवर्स का वह हिस्सा, वह छोटा सा पार्ट जिसका आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मतलब जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका हो जाता है सिस्टम। आगे चल के हम लोगों को सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखना है, लेकिन सिस्टम के बाद में जो सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास में आती है वो आती है बेटा कौन सी, वॉल। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हमारे काम की है वो है वॉल। वॉल क्या होती है, wall is something, wall is something, wall is something which distinguish, या distinguish की जगह मैं लिखता हूं separates our system from surrounding, यस और नो। अब एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है बेटा, सराउंडिंग क्या है हमारे पास में, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एक्सक्लूडिंग सिस्टम एंड वॉल, सिस्टम एंड वॉल, इन दोनों को हटाने के पश्चात जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, सराउंडिंग होता है। जैसे हम लोग, जैसे हमारे किचन का एक एग्जांपल ले ले, तो किचन के अंदर में हमारे पास में गैस सिलेंडर होता है, ठीक है। किचन के अंदर में हमारे पास में एक गैस सिलेंडर होता है, कुछ उसकी डिजाइन ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी कुछ डिजाइन होती है गैस सिलेंडर की। सर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में एलपीजी भरी हुई है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री में काम में आता है, यहां कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास में जो गैस है ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा जो सिलेंडर की जो लोहे की जो वॉल है, जो दीवार है जिसमें बना हुआ है, वो आपका वॉल हो गया। और अब किचन के अंदर में रखा हुआ है, तो बाकी जो किचन है वो आपका सराउंडिंग हो गया, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और वो पूरा जो किचन है वो आपका यूनिवर्स हो गया अभी के लिए। हालांकि किचन के अलावा सब कुछ चीजें भी वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग इतना बड़ा यूनिवर्स कंसीडर नहीं करते। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो क्लोज विसिनिटी होती है बस उतना ही स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस हमारा सिस्टम हो गया, इसकी जो वॉल है जिसने इसको किचन के दूसरे चीजों से डिस्टिंग्विश कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, वो आपकी वॉल हो गई। और इसके बाहर की दुनिया इसके लिए सराउंडिंग हो गई। एकदम सिंपल चीजें हैं, यस और नो। तो अब हमारे पास में जो है सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो हमारे पास में कुछ चीजें समझ में आती हैं। क्या समझ में आती हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम हमें पढ़ने हैं वो हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। बेसिक सिस्टम है, बेसिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। देखो पूरा थियरी चल रहा है, अभी पूरा थियरी चल रहा है। आंख बंद करके नहीं, आंख चलो बंद कर लो, कान खोल के सुनना है, ठीक है। आंख बंद कर लो, कान खुले रखो और एकदम ध्यान से सुनते चले जाओ, सब चीजें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो पहला जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। ऐसे क्या कहते हैं बेटा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हीट और मास दोनों का क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग। द सिस्टम, ऐसा सिस्टम, देखो ओपन सिस्टम लिखा है तो ये सिस्टम का टाइप है। तो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर, पदार्थ, विद द सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में हीट को एज वेल एज मैटर को, जो उसके अंदर में पदार्थ भरा हुआ है उसको, और साथ ही साथ में हीट को, दोनों को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम लोग
ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। बोलो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो, मैं कहूं कि तुम ही कहोगे, है ना। जैसे हमारे पास में ये इस प्लेट के अंदर में यहां पर आपका एक कप रखा हुआ है और इस कप के अंदर में यहां पर गर्मा गर्म चाय रखी हुई है, ठीक है। और देखो ये इसमें से ये वेपर्स निकल रहे हैं, है ना। ये गर्म चाय की प्याली है, ओके। प्याली नहीं है सर, कप है, चलो कोई बात नहीं। एक गर्म चाय की प्याली, कप, जिसमें से गरम गरम चाय जब रखी होगी तो क्या होगा, देखो ये गरम चाय कुछ देर के पश्चात रखी रखी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और यदि ये गरम चाय ठंडी हो रही है मतलब इसने हीट का एक्सचेंज किया है और थोड़ा सा लेवल का भी डिफरेंस आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो चाय की जो वेपर्स बनेंगी उसके थ्रू मैटर भी क्या हो रहा है, सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो रहा है। क्या एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल प्यारा सा एग्जाम्पल है। चलो अगले इसमें चलते हैं हम लोग। और हमारे पास में जो दूसरा टाइप का सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड सिस्टम। कैसा सिस्टम बेटा? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम कैसे सिस्टम होते हैं? ये ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर आपका हीट का एक्सचेंज तो हो जाता है बट मैटर इज नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। द सिस्टम, सिंपल सी बात, द सिस्टम इन विच heat as sorry heat is exchange with the system, with the surrounding. Heat is exchange with the surrounding but not the matter। जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज तो हो जाए, लेकिन मैटर का एक्सचेंज ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का उदाहरण कैसे लोगे? तो जो अभी आपके पास में गर्म चाय की प्याली थी उसको ढक दो, उसको क्या कर दो, ढक दो। मतलब जैसे मैंने बनाया ये आपकी अब इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको मैंने यहां पर उल्टा करके ढक दिया। तो अब क्या होगा, देखो चाय तो अभी भी ठंडी होगी लेकिन इसमें जो वेपर्स बनेंगी वो ऊपर वॉल से टकरा के वापस इसी में गिर जाएंगी। तो इसके कारण अमाउंट ऑफ मैटर जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। कैसा कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरे टाइप का जो सिस्टम होता है इसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बराबर है, क्या नाम कहेंगे बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है? नीदर हीट, ना तो आपकी हीट का ट्रांसफर होता है, नॉर मैटर इज एक्सचेंज with the सराउंडिंग। तो भैया यहां पर क्या होता है, ना तो आपका हीट का एक्सचेंज होगा ना ही आपके मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ में। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा वो थर्मस फ्लास्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थर्मस फ्लास्क होते हैं कि नहीं होते, जिसमें वो गर्म चाय गर्म रहती है, गर्म दूध गर्म रहता है, ठंडी चीजें ठंडी बनी रहती हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मस फ्लास्क जो कहते हैं, वो उसकी यहां पर बात चल रही है। आइडियली तो उसमें भी नहीं होता, उसमें क्या होता है ना, उसमें दो वॉल्स के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है ताकि आपका हीट का एक्सचेंज ना हो सके, और ऊपर से ढक दिया है मतलब मैटर तो वैसे भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो अब उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मान लेते हैं, ठीक है। यस और नो? क्लियर?
अब देखो ये सिस्टम में यहां पर आपने एक बात को गौर किया होगा, यहां पर जो है ना हीट एक्सचेंज का प्रॉब्लम पहले से था, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर ये हीट जा रही थी सराउंडिंग के पास में, कहां से गई थी, वॉल के थ्रू गई थी। भाई देखो जब आपने इसको ढक दिया है तो हीट फिर भी जा रही है, लेकिन क्यों जा रही है, क्योंकि ये वॉल्स जो है वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो हमारे पास में जो वॉल होती हैं उसके दो टाइप होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, एक होती है आपके पास में डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल या डायाथर्म वॉल भी इसको बोल देते हैं। ये वॉल ऐसी वॉल होती है विच प्रिवेंट्स, नहीं प्रिवेंट्स क्या, इसमें तो कुछ भी प्रिवेंट नहीं होगा, डायाथर्मिक लिखिए, मतलब इसमें दोनों जाएंगे, नहीं, हाँ, इट प्रिवेंट्स, हाँ सही है, इट प्रिवेंट्स पैसेज ऑफ मैटर, पैसेज ऑफ मैटर, but allows heat energy to flow, energy to pass through it। ऐसी वॉल जो अपने आप में से मैटर को पास ना होने दे लेकिन हीट को पास होने दे, तो उसे हम लोग कहते हैं डायाथर्म वॉल या डायाथर्मिक वॉल कहते हैं। और दूसरी आती है बेटा हमारे पास में एडियाबैटिक वॉल। ये वर्ड काइनेटिक थियरी चैप्टर से ही आपके साथ में आ रहा है, या हम कहें साउंड वेव जहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं वहां से भी, वहां पर भी कई बार इस वर्ड्स का यूज किया गया है। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल क्या होती है ये बेटा, इट प्रिवेंट्स, अब ना इट प्रिवेंट्स बोथ मैटर भी एंड एनर्जी, इट प्रिवेंट्स, ओके बेटा यहां पर इंग्लिश थोड़ी सी गलत हो गई, इट प्रिवेंट्स पासेज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। तो बहुत सारा हिस्सा, देखो मैं पहले कह रहा हूं आज बहुत सारा हिस्सा थियोरेटिकल है, याद रखने वाला पॉइंट है, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन, देखो यदि एग्जामिनर चाहे तो इस पे भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ऐसी वॉल जिसमें से बेटा मैटर, आपका जो पदार्थ है वो तो पास नहीं होगा लेकिन एनर्जी पास हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं डायाथर्मिक वॉल। और लेकिन यदि मैटर और एनर्जी दोनों ही पास ना हो रही हो तो उसे हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक वॉल। क्या कहेंगे बेटा, एडियाबैटिक वॉल कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, श्योर है या नहीं है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हमारे पास में क्या होता है, कुछ और आगे चलने पर कुछ और सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, और वो क्या है, देखो सिस्टम के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास में जो सिस्टम है उसके कुछ वेरिएबल हैं, या हम लोग कहें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। जो जनरल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तीन टाइप के सिस्टम हो गए हमारे पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बेसिकली जिस सिस्टम के बारे में हम लोग इंटरेस्टेड है वहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होने वाली हैं। तो ये जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होते हैं जहां पर हमारे पास में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में यदि किसी सिस्टम को डिस्क्राइब किया जा सके तो ऐसे सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। इवन दो मैं जानता हूं कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन हमारा काम है इसको आपको थोड़ा सा तो भी एटलीस्ट डिस्क्राइब कर देना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द प्रॉपर्टीज which depends on
amount of substance present in the system। हालांकि यदि मैं ये पॉइंट नहीं भी पढ़ाता तो भी चल जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ कौन कौन सी हो सकती है एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला मास, तो भैया देखो जितना ज्यादा उसमें पदार्थ उपस्थित होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मास होगा। या वॉल्यूम के बारे में आप सोचो, बराबर है। अब हमारे को यहां पर जो काम आने वाली चीजें होती हैं, जैसे हीट कैपेसिटी है। भाई हीट कैपेसिटी क्या हो गई, हीट कैपेसिटी क्या हो गई, हीट कैपेसिटी क्या हो गई, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो ध्यान रखना, मास पर डिपेंडेंसी बढ़ गई, मास पर डिपेंडेंसी आ गई, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं वो आपके पास में होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी होती है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके इंडिपेंडेंट होती हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are independent of amount of substance present इन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंसी इनकी नहीं है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे कैसी प्रॉपर्टीज बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैंने आपसे बोल दिया टेम्परेचर, अब बताओ किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या होती है, उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। या फिर मैं बोल दूं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगी ये टर्मिनोलॉजी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे दिए, और भी एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हो तो डेंसिटी, भाई यस और नो, तो डेंसिटी इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई किसकी बेटा, सिस्टम की। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यस और नो। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है, इसके बेसिस पर हम लोगों को जो चीजें यहां पर पढ़नी है वो कौन कौन सी चीजें हैं, भाई वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, नहीं तो हम लोग करेंगे कैसे। तो हम लोगों को सबसे पहले जो बात करनी है वो बात करनी है बेटा इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब ये इंटरनल एनर्जी के बारे में तो हम लोग काइनेटिक थियोरी में भी पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं चीजों को हम लोगों को यहां पर फिर से एक बार देखना है। इंटरनल एनर्जी जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी चैप्टर में पढ़ी हुई है, उसी चीज को हम लोग यहां पर वापस से क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी। इवन दो मैं अभी आज के लेक्चर में आपको पहले से बता चुका हूं कि जैसे हमारे पास में जिन्हें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हैं आपकी आइडियल गैसेस, लेकिन जो रियल गैसेस होती है उनमें क्या होता है, उनमें कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है, और इसके कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है विच चेंजेस बाय द रिलेशन U प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस बेसिस पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, यस और नो। अच्छा माइनस साइन चाहिए तो मैं लगा देता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, क्योंकि यदि हम लोग लिखेंगे तो U बराबर माइनस का K/R लिखेंगे एक्चुअल में द पोटेंशियल एनर्जी फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस। लेकिन आइडियल गैसेस में ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ना होने के कारण, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ना होने के कारण, ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या होता है, तो फ्लूइड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, इनके बारे में। ठीक है,
तब हमें पता लग जाएगा, थोड़ा सा और आइडिया आएगा। लेकिन अभी U बराबर, हालांकि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, वही बात यहां पर भी हो रही है, क्योंकि किसी गैस के अंदर में मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर वो एक सिस्टम को यदि फॉर्म कर रहे हैं तो उनके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो तब होती है जब उनमें कोई इंटरैक्शन हो। मतलब कैसे, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल यहां पर, इसके कारण, इस वाले मॉलिक्यूल के कारण या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे, तो उसने कुछ फील किया ना, तो इस फीलिंग के कारण यहां पर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इस सिस्टम के कारण, इस सिस्टम के फॉर्मेशन के कारण उनके पास में एक इंटरनल एनर्जी बन जाती है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो इन दो मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण है। लेकिन यदि मान के चलो एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, इसके यहां पर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं मान के एग्जांपल देता हूं आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, और यहां से आर दूरी पर एक मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, है ना, और ऐसे ही मान के चलो ये R1 मान लो, और ऐसे ही यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और ये वाली डिस्टेंस है आपके पास में R2, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यदि आप देखो तो ये दोनों, मतलब देखो ये चार्ज तो आपका वो चार्ज है जो आपका स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल है, मतलब क्या है, ये एट रेस्ट पर है, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब मान के चलो यदि मैं इस चार्ज को यहां पर लेके आता हूं, तो क्या होने वाला है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा सर जी, यहां पर रिपल्शन होगा। तो मतलब इट इज एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, इसने कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस किया, भले ही वो रिपल्शन है, मतलब ये दूर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बेटा ये दोनों यहां पर पास में बंधे रहें, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और उनको कुछ लालच देना पड़ता है कि तुम यहां पर रुके रहो। तो वो जो हमें वर्क, इसके लिए हम लोगों को कुछ वर्क डन करना होता है। अब ऐसे तो है नहीं कि भैया एनर्जी देनी है तो हम लोगों ने बोला एक पार्ले जी का पैकेट ले लो, 100 कैलोरी एनर्जी आ गई, ऐसे तो नहीं कर सकते कुछ। वी विल हैव टू डू सम वर्क। बेटा ये जो निर्जीव चीजें वहां पर इसी प्रकार से होता है, ठीक है। सो हमको यदि एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम खा लेंगे कुछ, तो भी उससे उतनी एनर्जी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कंज्यूम होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो हमारी बॉडी को मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये बातें आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपने सब डाइजेशन वगैरह और पता नहीं कौन कौन से चैप्टर में कहां पे आता होगा, वो आपका पढ़ा हुआ पार्ट है। नाउ ऐसे यदि मैं इस वाले इसमें यदि यहां पे थोड़ा सा सोचता हूं, यहां पर सोचता हूं, तो देखो क्या होगा, ये तो स्टेबल रेस्ट पे है। यदि मैं इस चार्ज को यहां पर लेके आता हूं तो इट विल फील अट्रैक्शन। ये क्या फील करेगा बेटा, ये अट्रैक्शन फील करेगा, करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया ये वाला जो चार्ज है वो यही बना रहे, तो क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं, अच्छा तेरे पास ज्यादा एनर्जी है, खींच लो इससे एनर्जी को, चुपचाप पड़ा रहेगा फिर यहां पे। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो भाई इसके पास ज्यादा एनर्जी इसलिए भाग रहा है उसकी तरफ। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये इस तरह से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। सो ये आपकी कहानी है। तो मतलब यहां पर मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे रखने के लिए, अब जैसे मान चलो मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन यहां रख दिया और एक न्यूट्रॉन यहां रख दिया। नाउ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही काम करता है। उनकी लिमिट कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। कौन सी होती है बताओ, फटाफट बताना, ध्यान से देख के याद करके बताओ, 10⁻⁻15 है कि 10⁻⁻10 है। अब हम लोग इनको 1 मीटर पे रख दो या काफी दूर पे रख दो, ठीक है। तो माइक्रोमीटर की रेंज में या सेंटीमीटर की रेंज में यदि मैंने इनको रख दिया, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं अभी। तो अब क्या हो गया कि भैया ये मॉलिक्यूल एमी पड़ा है, ये मॉलिक्यूल एमी पड़ा है, इनके बीच में कोई ये नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे सर भले ही वो हो या ना हो, गैसेस ये मास तो होगा ना इनका कुछ, और मास के कारण फिर इनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं कंसीडर करनी है, ठीक है। आइडियल कंडीशन के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो अब इसके यहां होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप उसे यहां रखो, कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे यही आपकी आइडियल गैसेस की सिचुएशन होती है, जिसके कारण हम लोग मानते हैं कि भैया यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जो भी किसी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या ये पॉइंट आपके पास में दिमाग में रहेगा, यस और नो? तो मैं बोलूंगा यस सर जी, रहना ही चाहिए। अच्छा
अब यहां पर हमारे पास में जो गैसेस हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती है, मोनो एटॉमिक हो सकती है, डाया एटॉमिक हो सकती है, पॉली एटॉमिक हो सकती है। तो हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी होती है, मान के चलो हमारे पास में मोनो एटॉमिक गैस है, तो हमारे पास में कितनी आती है बेटा, 3/2 RT। यदि मेरे पास में डाया एटॉमिक है तो कितनी आ जाएगी, मैं लिख दूंगा 5/2 RT, एंड सो ऑन। मैं इस प्रकार से मैं चाहे जिसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में चर्चा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पर टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंसी बनती है। यदि टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंसी बनती है तो हम एक बात को कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेस, जब कभी किसी गैस का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी बेटा इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वह भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। यस और नो। तो इसके बेसिस पर हम लोगों को देखो, यहां पर जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ दी ना आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्ड आने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो बेटा ये आ गया डेल्टा यू। तो ये जो डेल्टा यू आएगा वो, उसे यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कंसीडर करके, तो NFR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन 2, तो आता ही है। ये तो मेरा फॉर्मूले से ही चल रहा है। यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। तो यहां से हम लोग इट इंप्लाइज डेल्टा यू बाई डेल्टा टी लिख लेते हैं। तो ये आपके पास में NFR/2 आ जाता है, और इसे कहा जाता है सीवी। इसे क्या कहा जाता है, सीवी कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सीवी, सीवी क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी आई है उनको साथ में लिख लेता हूं। तो सीवी बराबर आया है NFR/2, सीवी बराबर आया है डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा यू बराबर आया है NFR/2 इंटू डेल्टा टी। ये कुछ चीजें मेरे पास में निकल के आई हैं। सर इनका उपयोग क्या करना है? तो भैया इनका उपयोग ऐसे करना है कि हमारे पास में मान के चलो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस, अरे यहां पर एक वर्ड आ रहा है प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मतलब हमें अभी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन वो टाइम है, अभी हमको 4 प्रोसेस पढ़नी है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। तो चारों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी मैं यहां पे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है डेल्टा टी बराबर 0, तो आप कह सकते हैं डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा यू बराबर 0। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर है ना, कुल मिला के ये जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर से एसोसिएटेड थी, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, बराबर है। तो यार ये टेम्परेचर से मेरे दिमाग में बात आती है, मैं पूरी कहानी पढ़ रहा हूं गैसेस के लिए। भाई हम पूरी जो कहानी यहां पर पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं। और यदि हमारे पास में कोई गैस है तो उसे मैंने किसी कंटेनर में रखा होगा तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। यस और नो, बराबर है। तो ये जो है, ये है आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये क्या है आपके, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इनकी मदद से, इनसे जो एक इक्वेशन लिखी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब ऐसी इक्वेशन जो आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में परिवर्तन को बदलाती है उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या कह रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, द इक्वेशन
which tells about relationship, जहाज नहीं है, रिलेशनशिप, संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। बराबर है। अब यदि मेरे पास में कोई इक्वेशन मिल जाती है तो उस इक्वेशन से मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह में कुछ ग्राफ बनवाए हुए हैं कि नहीं है बनवाए हुए हैं, तो आपने बोला सही बात है। अच्छा, तो जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूं तो इस ग्राफ में जनरल, एक ग्राफ में कितने पैरामीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 2 पैरामीटर होते हैं। भाई हम लोग जो ग्राफ पढ़ते हैं उसमें 2 ही पैरामीटर होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो वो 2 पैरामीटर यदि पता है तो आप बाकी के पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं, यस और नो। तो इन 2 पैरामीटर्स को जब हम लोग ग्राफ पर इंडिकेट कर देते हैं तो उसे कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। एक के बाद एक वर्ड्स आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, सब ऑल आर रिलेटेड विद इन सीक्वेंस। मैंने बोला वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर से मैंने बोला टेम्परेचर पता लग गया, तो इसका मतलब वो गैस की यदि स्टडी कर रहा हूं तो उसके पास कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ मास होगा, है ना, होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मैं बात कर सकता हूं। तो इनसे, इन्हें हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को जो रिलेट करने वाली इक्वेशन है उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। यदि एक इक्वेशन है तो उसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 पैरामीटर की आवश्यकता है। इन 2 पैरामीटर्स को जब किसी ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है तो जो ग्राफ बनता है उसे हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम होता है इंडिकेटर डायग्राम। एग्जाम, अब देखो क्या है ना, आपके लिए ये सब चीजें आसान है। क्यों? क्योंकि यदि आप मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो तो वहां 4 ऑप्शन होंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि इंडिकेटर डायग्राम मतलब ग्राफ बनाना है। लेकिन सपोज करो यदि आप मेडिकल एंट्रेंस नहीं दे रहे होते, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन की सहूलियत नहीं होती है और आपसे बोला जाता है इंडिकेटर डायग्राम, तो आपका दिमाग ही नहीं चल रहा होता ये इंडिकेटर डायग्राम, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी आ गई। तो यहां कई बार चीजें आसान होती हैं तो उनको आपको समझना होगा। अब ये जो इंडिकेटर डायग्राम है तो ये ग्राफ है बेसिकली। अब सपोज मैं क्या करता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जानता हूं, ठीक है, मैं बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ हूं, पी और वी के बीच में ऐसा कोई तो भी ग्राफ बना दिया। लेकिन कोई जरूरी है क्या हर बार ऐसा ही ग्राफ बनाऊं? अच्छा, ये ग्राफ इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, ये मेरे पास में एक सवाल है। कोई ऊपर से नीचे ही आएगा या नीचे से ऊपर, कैसे क्या होने वाला है, एक समझ, देखो क्वेश्चंस है मेरे सामने। अच्छा, किसी ने यदि मुझे ऐसा बोल दिया कि भैया ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, क्या ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है? भाई जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल, ऐसी कोई पॉसिबल चीजें हैं, यस और नो? तो इस बेसिस पर बेसिकली ये जो क्या है ना, ये आपके प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन को बताने के लिए प्रोसेस की एक आवश्यकता होगी। मतलब कि यहां पर वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज हुआ है, या यहां पर भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन है, वॉल्यूम की जगह यदि मान के चलो मैंने बोल दिया होता कि भैया वॉल्यूम नहीं है यहां टेम्परेचर है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कोई रिलेशन बनता। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि एक पैरामीटर को चेंज करने पर आपके दूसरे पैरामीटर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उस इफेक्ट को दर्शाने के लिए कुछ चाहिए और उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। When one parameter is changed and the effect is observed on the another parameter, then this process through which this happen is called as thermodynamic process। अब तो ये डेफिनेशन वाला पॉइंट है, बस आपको समझना है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इस पे कोई सवाल आपसे नहीं पूछने वाला है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, जहां जब हम लोग एक पैरामीटर को परिवर्तित करते हैं, व्हेन वी चेंज वन पैरामीटर देन द इफेक्ट इज ऑब्जर्व ऑन द सेकंड और अनदर पैरामीटर एंड दैट process is called as thermodynamic process through which this changes are done। अब देखो इन दोनों ग्राफ को यदि ध्यान से देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है ना कि एक प्रोसेस तो ऐसी है जिसमें एक ऐसी सिंपल सी लाइन खींची और एक ऐसी है जिसको मैंने क्लोज कर दिया है ना। क्लोज और अनक्लोज्ड वाली सिचुएशन मैंने यहां पर आपके सामने बना के दे रखी है। तो इस बेसिस पर हमारे पास में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं ये आपकी 2 टाइप की होती हैं।
एक होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, एक होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस और दूसरी होती है साइक्लिक प्रोसेस। एक क्या होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस और दूसरी कौन सी होती है बेटा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो एक बात बताओ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में मेरे को कोई डिफरेंस बताना पड़ेगा क्या आपको? ऐसी साइकिल ऐसी प्रोसेस जहां पर लूप कंप्लीट नहीं होता है उसे नॉन साइक्लिक बोलते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है? साइक्लिक प्रोसेस इन विच इंडिकेटर डायग्राम इज इन फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप, फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप, जिसमें एक क्लोज्ड लूप के फॉर्मेट में किसी प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम को क्लोज लूप के फॉर्म में दिखाते हैं, वहां पर उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। और यदि लूप क्लोज नहीं है, इफ इंडिकेटर डायग्राम इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं है, तो बेटा ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। यस और नो? यस और नो? बोला ठीक है। इसमें हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, सेलेक्ट हो जा, हाँ, द प्रोसेस which returns to the process which returns to its original state, original state, इसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कह सकते हैं। मतलब कैसे? देखो यहां पे क्या हो रहा है, मान के चलो आप यहां से शुरू किए हो, यहां ऐसे घूम लिए, तो ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस तो है ही है कि नहीं? पूरा वापस से लौट के आ रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं से वापस यदि वहां पर लौट के आप आ रहे हो, तो वो प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। हालांकि हमारे पास में एक और चीज आएगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तब भी यही चीजें फिर से बतलाई जाएंगी, सेम चीजें होंगी। रिवर्सिबल मतलब ऐसी प्रोसेस जिसे वापस से ओरिजिनल स्टेट पे लाया जा सके विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, है ना? लॉस ऑफ एनर्जी हो गई तो फिर वो रिवर्सिबल हो ही नहीं पाएगी। या गेटिंग माय पॉइंट? जैसे प्रोसेस के और एक क्लासिफिकेशन चलो कर लेते हैं यहीं पर। प्रोसेस आर ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? द प्रोसेस विच कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रक्रम विच कैन नॉट रिटर्न, विच कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट, तो उसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल स्टेट। ठीक है? अब केमिस्ट्री में आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, कैसी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है या नहीं होती है? तो आपने बोला इसमें क्या है सर, ये तो हमारा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और यदि हम लोग बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है बेटा विच कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। द प्रोसेस which can return to its original state, ऐसी प्रोसेस जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच सकती है, उसे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो बेटा नो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रैक्टिकली नो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, बट आइडियली हम लोग बहुत सारी प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं, एक हम लोगों ने स्प्रिंग सिस्टम ले लिया। क्या ले लिया? स्प्रिंग सिस्टम। इसे हम लोग स्लोली, बहुत स्लोली, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे उसे खींचें
और फिर उसे वापस धीरे धीरे ही छोड़ें, तो बेटा वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। बेसिकली ऐसी प्रोसेस, इसको एक और तरह से भी हम लोग कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, ऐसी प्रोसेस जहां पर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स आर टेकन, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स आर टेकन, ऐसी प्रोसेस जिसमें बेटा बहुत ही छोटे छोटे क्या लिए जाते हैं, स्टेप लिए जाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिए बना रहा हूं मैं। आपके पास में यहां पर एक कंटेनर लगा दिया है और इस कंटेनर के अंदर में कुछ तो भी क्या रखी हुई है, एक गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है बेटा, एक गैस भरी हुई है। इस गैस को भरने के पश्चात मैंने यहां पर एक ढक्कन लगा दिया है, लिड से इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। लेकिन ये गैस क्या कर रही है, ये इसे पुश कर रही है ऊपर की तरफ। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर है ना बहुत सारे क्या कर दिए हैं, ऐसे छोटे छोटे वेट्स यहां पर लगा दिए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्या कर दिए हैं, बहुत सारे छोटे 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 वेट्स यहां पर रख दिए। ये क्या है, वेट्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वेट्स यहां पर रख दिए हैं और रखने के पश्चात क्या हुआ कि मैंने पाया कि अब ये इसका मूवमेंट क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है, नो मूवमेंट। अब यहां पर नो मूवमेंट की सिचुएशन बन चुकी है। अब यदि मैं इसमें से क्या करता हूं, मान के चलो इस एक को हटा देता हूं। ठीक है, एक इसको हटाया, देखो ये पहले रखा हुआ था यहां पे, देखो डायग्राम को, अब इसमें से एक को हटा दिया, मतलब ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है कि भैया इसके हटने से क्या हुआ, ये जो ढक्कन है वो थोड़ा सा इतू सा चेंज हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम वगैरह वो क्या है, सब वहां पर कांस्टेंट हो रहे हैं, मतलब उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसी प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं इसके ऊपर वापस उसको रख देता हूं तो ये बेटा क्या हो जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाती है। और ये जो स्टेट बन रही है इसे हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक स्टेट हम लोग इसे कहते हैं, या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्वासी स्टैटिक स्टेट या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, बेसिकली क्वासी स्टैटिक स्टेट या प्रोसेस का मतलब क्या है, ऐसी स्टेट या प्रोसेसेस जहां पर हम लोग कोई भी काम बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में करते हैं ताकि उसका कोई डिफरेंस आपको समझ में ना आए, हमेशा सिस्टम जो है वो कैसी स्टेट में रहे, इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहे। आप छोटे से चेंज करने से, वो छोटे छोटे से चेंज यदि करो तब भी आपकी जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बना रह रहा है। तो ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या स्टेट जो है उससे हम लोगों को हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ही मिलती है। तो हमारे पास में जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसकी एक कंडीशन है, बेसिकली क्या है, ये एक कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है। कोई भी सिस्टम को रिवर्सिबल करने के लिए, कोई भी प्रोसेस को रिवर्सिबल करने के लिए, कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1, और वो है बेटा प्रोसेस मस्ट बी इन क्वासी स्टैटिक स्टेट, क्वासी स्टैटिक स्टेट में ही हमेशा बनी रहनी चाहिए। यस और नो, प्रोसेस मस्ट बी इन क्वासी स्टैटिक स्टेट। दूसरा जो है वो है कि आपके जो डेसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, डेसिपेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गई, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, मस्ट बी एब्सेंट। क्यों, यदि ये प्रेजेंट हैं तो बेटा इनके कारण यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा, इनके कारण यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये भी यहां पर नहीं होने चाहिए। यस और नो।
और एक और लास्ट कंडीशन है, देखो ये कंडीशंस पर भी सवाल, एग्जामिनर सवाल क्रिएट कर सकता है। थियरी में पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लगता है कि यार क्या पढ़े, लेकिन पॉइंट पता होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे पास में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस यहां पर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं। तो यहां से आपको एक बात पता लगी होगी कि हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है वर्क डन। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पढ़ना होगा, क्योंकि यहां तो ये जो कंडीशन है वो साइक्लिक के लिए है, लेकिन हमें नॉन साइक्लिक के बारे में भी पता होना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट विद द वर्क डन, वी विल स्टार्ट विद द वर्क डन। तो अगली जो हेडिंग हमारे पास में आती है वो आती है बेटा वर्क डन की हेडिंग। कौन सी हेडिंग आती है, वर्क डन की हेडिंग हमारे पास में आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग ऐसा एक यहां पर एक कंटेनर के अंदर में यहां पर एक क्या लगा लेते हैं, ये लगा दिया है आपको, एक पिस्टन दे दिया है। और इस पिस्टन के सहारे से, ये पिस्टन जो है वो है बेटा मूवेबल पिस्टन है। ये कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। और इसके अंदर में यहां पर भरी है गैस, यहां पर क्या भरी है, गैस भरी हुई है। यदि मैंने कोई गैस भर दी है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, यहां पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, सो अब यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं, अब देखो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैंने ए मान लिया है, तो यहां पर देखो क्या होगा, इस गैस के कारण यहां पर लगेगा एक फोर्स जो होगा F, और वो आएगा P इंटू ए। यस और नो, तो आपने बोला सही बात है। अब मान के चलो यदि यहां पर ये फोर्स लग रहा है P इंटू ए, P इंटू ए, और इस फोर्स के कारण ये यदि सरक के आपका यहां पर आ गया है और इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है dx, डिस्टेंस ट्रैवल करी है dx, तो इस केस में दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रेशन p डॉट सॉरी f डॉट dx। बोलो यस और नो, तो आपने बोला सही बात है। मान के चलो यहां पर यदि मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो ये आएगा p इंटू ए इंटू पी डॉट ए डॉट dx। यस और नो, फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, p इंटू ए लिख दिया। अब यहां पर जरा देखो a डॉट dx का मतलब क्या है, तो a डॉट dx का मतलब है यहां पर, a डॉट dx का मतलब है यहां पर चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्या मतलब है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, बिना इंटीग्रेशन के समझाता हूं, पहले बिना इंटीग्रेशन के समझ लो आप। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन के समझ लो पहले तो आप। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन बराबर एफ डॉट डी एक्स, वर्क डन बराबर पी डॉट ए डॉट डी एक्स। तो जो वर्क डन होगा वो आएगा पी डॉट डीवी। तो ये आपका वर्क डन हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ओके, स्मॉल अमाउंट के लिए मैंने लिखा ही नहीं, डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर पी डॉट डीवी। सो बेसिकली यदि मान के चलो यहां पर यदि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो बेटा आपका जो वर्क डन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कितना, P इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। P बराबर W बराबर P इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। अब ये यहां पर सिचुएशन आ जाती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया है? ओके, सो अब यहां पर देखो क्या होता है ना, यहां पर कुछ चीजें आती हैं, वो क्या आती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो वर्क डन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग ऐसी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं। तो हम लोग यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। दूसरा यहां पे टर्मिनोलॉजी आएंगी एक्सपांशन और
कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। तो अब इस वाले सिस्टम को जरा रिकॉल कीजिए, इस वाले सिस्टम को जरा रिकॉल कीजिए। तो यहां पर पहले पिस्टन था, यहां पर आपकी गैस थी, यस और नो। तो ये गैस यहां पर फोर्स लगा रही थी इस वाली डायरेक्शन में, और इसके कारण यहां पर ये dx का डिस्प्लेसमेंट आया था, ठीक है। तो ये कौन फोर्स लगा रहा है? तो बेटा यहां पर देखो, फोर्स जो लगाया है, फोर्स लगाया है बाई गैस, गैस ने लगाया है। ध्यान से सुनना, ओके। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो कौन सी डायरेक्शन में आया है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है वर्क डन बराबर एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, या डब्ल्यू बराबर एफ डीएक्स कॉस थीटा। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। सो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डीएक्स डॉट कॉस जीरो। तो बेटा वर्क डन जो आया वो एफ डॉट डीएक्स आया। बोलो यस और नो। वर्क एनर्जी पावर चल रही है, कुछ नहीं है। तो इस बेसिस पर यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड बाय द गैस। जो मैं बता रहा हूं इस समय, इधर से जो मैंने फोर्स माना है, ये फोर्स किसने लगाया है? तो ये फोर्स इज अप्लाइड बाय गैस। ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? यस, मैं ऐसा बिल्कुल कह सकता हूं, अप्लाइड बाय द गैस। और इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन मिला है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो भी वर्क डन मैं लिख रहा हूं, बेसिकली आई एम राइटिंग वर्क डन बाय गैस। क्या लिख रहा हूं मैं? वर्क डन बाय गैस लिख रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है P डॉट डीवी, या फिर मैं कह सकता हूं P डॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये है मेरा वर्क डन बाई गैस। किसके द्वारा है? गैस के द्वारा है। और यदि ये गैस ने वर्क डन किया तो गैस को ही मुझे क्या करना है? स्टडी करना है। मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज माई वर्क डन बाई सिस्टम हो गया। मतलब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी तक, वो पूरा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वर्क डन बाई सिस्टम के लिए वैलिड है। पॉइंट देखो, यही छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखवाएंगे कि कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना। जिंदगी में तुम्हारे यही कंफ्यूजन रहने वाला है कि वर्क डन बाई सिस्टम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, किस में पॉजिटिव लूंगा, किस में नेगेटिव लूंगा। बात को ध्यान से समझिए, यदि एक बार समझ में आ गया तो कहानी क्लियर है। तो वर्क डन बाई सिस्टम का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं इसको वापस लेके जा रहा हूं अगले पेज पे, ध्यान से देखिए। वर्क डन बाई सिस्टम लिखा गया है जो हम लिख रहे हैं, और वो है बेटा P इंटू वी फाइनल माइनस का V इनिशियल, ठीक है। अब यदि यहां पर देखा जाए, ठीक है, तो वर्क डन बाई सिस्टम हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वर्क डन बाई सिस्टम लिखा जाता है तो हमारे पास में ये पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब ये वर्क डन बाई द सिस्टम की कहानी चल रही है तो आपने ऑब्जर्व किया कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये जो है ये बढ़ा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है मालूम है क्या? जब आप कंटेनर के अंदर में गैस भर देते हो तो गैस को आप कंप्रेस करके भर रहे हो, इसका मतलब उसका प्रेशर, नेचुरल सी बात है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो वो प्रेशर के कारण फोर्स एक्सर्ट करता है सारी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? यही छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और V फाइनल बड़ा है, इसका मतलब हो रहा है इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। इट इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। तो आपको हमेशा अब याद रहना चाहिए वो क्या है बेटा, चीजें लिख लो यहां पर। अब आपके काम की चीज हो गई जो रटनी है आपको। मैं जानता हूं आप में से आधे से ज्यादा लोग समझ लेंगे लेकिन बाद में रटेंगे। वो क्या है? वर्क डन बाई सिस्टम। अब ये दोबारा नहीं आना चाहिए, हमें क्या लेना है? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम तो हमें लेना है नेगेटिव। वर्क डन इन एक्सपांशन, एक्सपांशन हो रहा है मतलब पॉजिटिव। और यदि कंप्रेशन हो रहा है तो हमें होना है नेगेटिव। बोलो ये 4 पॉइंट रटने वाले हो आप लोग, मैं जानता हूं, इसलिए आपको रटवा रहा हूं, ठीक है। क्लियर? ओके। अब छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके और हम लोग फिर थर्मोडायनेमिक्स के एक्चुअल लॉ से चालू कर सकें। तो मैं आपका 5 मिनट का समय और ले लेता हूं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो हमारे पास में क्या होता है? जनरली हमारे पास में प्रेशर वॉल्यूम में कोई तो भी एक ग्राफ दिया रहेगा,
ठीक है। सो जब आपको वर्क डन लिखना है तो बेसिकली वर्क डन कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ पी डॉट डीवी, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बस। यदि प्रेशर आपका वेरी कर रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। बाकी आपके पास में वो तरीका तो था ही था। लेकिन यदि आपके पास में कोई साइक्लिक प्रोसेस आ जाती है, देखो ये तो सिंपल कर दिया मैंने, सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, हमें तो बताया ही नहीं आपने कुछ। भाई मैंने क्या लिखा था, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। भाई याद करो, देखो मैंने लिखा था W बराबर, मैंने लिखा था P इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। तो इसका मतलब है W बराबर P डॉट डेल्टा वी। तो मैं बेसिकली ये W क्या है कि भैया हम लोग ये W जो निकाल रहे हैं इसको यदि सॉल्व करता हूं तो इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन P डॉट डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। देख लो ये स्टेप वहीं आएंगे यदि प्रेशर कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये जो वर्क डन किया जाता है ये आपका लिखा जाता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, किसके लिए, नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए। लेकिन यदि आपके पास में साइक्लिक प्रोसेस आ जाती है तो साइक्लिक प्रोसेस में तो एक बात समझ जाइए, अब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया अंडर कर्व। तो सर क्या हम लोग इसे नॉन साइक्लिक में यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है, एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व, पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व के का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा, चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो। तो मैं साइक्लिक प्रोसेस में अलग क्या होगा, अलग ये होगा वो मैं समझाता हूं। यदि आपके पास में कोई नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया, और यहां पर मान लीजिए ये आपने ग्राफ बना दिया। तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है ये आपको क्या देगा, ये जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर हुई बात। अब यहां पर एक पॉइंट और आएगा कि भैया एरो ऐसा है या ऐसा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक्सपांशन हो रहा है तो बेटा वर्क डन आपका पॉजिटिव, और कंप्रेशन हो रहा है तो आपका वर्क डन नेगेटिव। बार बार लिखवा रहा हूं, यही सेम सेम चीजें। तो आप सोचिए, एरो इधर से इधर आया और इधर से इधर आया, तो देखो इधर से इधर आने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब यदि आपका ऐसा ग्राफ है, इधर आ रहा है, इधर से वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है तो आपका पॉजिटिव। ग्राफ तो यही है लेकिन एरो इधर हो गया तो आपका वर्क डन नेगेटिव। सेम ग्राफ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आगे बढ़ो, और मैंने बोला साइक्लिक प्रोसेस, क्या बोल दिया बेटा, साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पर भी फिर चीजों को थोड़ा सा तो करना पड़ेगा डिस्टिंग्विश। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया भैया कि ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये है आपका V1, ये है आपका V2। तो बोलो वर्क डन क्या है। तो इस केस में क्या होता है कि आप देखो क्या हो रहा है ना, यदि आप इधर से ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो देखो पहले आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, फिर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और फिर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, है ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसके कारण हम लोग जब साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं तो बेटा इसमें लेते हैं एरिया ऑफ लूप लेते हैं। क्या लेते हैं, एरिया ऑफ लूप लेते हैं। ये बात समझ में आई। और इस लूप में क्या होता है कि यदि आपकी प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में आपका वर्क डन आता है पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका वर्क डन आता है नेगेटिव। सर रटना है कि समझाओगे भी, जैसी आपकी मर्जी, देख लो। टिंग टिंग, ये अब इसका एरिया बेटा आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पता लगा एरिया ही नहीं निकाल पा रहे हम लोग। तो ये है आपका P1, सबका निकाल के रखना, ये है आपका P2, ये है आपका V1, और ये है आपका V2।
मान के चलो यदि आपने बोला कि हमारी प्रोसेस जो है वो ऐसे है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और यदि मैं इस पॉइंट्स को नाम देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, जो भी है दे दिया नाम मैंने। तो अब होगा क्या, देखो पहले जब आप बी से सी में जा रहे हो तो बी से सी में ड्यूरिंग बी टू सी, बोलो बी टू सी क्या होगा, तो आप पा रहे हो एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वर्क डन आपको पॉजिटिव मिल रहा है। और जब आप बी से सी में बात कर रहे हो तो या देखो, इसको मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं, तो देखो आपको जो एरिया लेना है वो कौन सा लेना है, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया लेना है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पॉजिटिव हो गया। अब आप देखिए डी टू ए, ड्यूरिंग डी टू ए, तो क्या होगा, ड्यूरिंग डी टू ए, तो डी से ए में जा रहे हो तो वॉल्यूम इधर जा रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो ये जो कॉम्प्रेशन है इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब इतना वाला जो वर्क डन है, देखो ये वाला जो हिस्से का वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है बेटा, नेगेटिव है। मतलब आपको इस नेगेटिव वाले वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटा देना पड़ेगा, बराबर है। जितना आप कर रहे थे उसमें से इसको हटा दिया तो ओवरऑल क्या बच गया, ओवरऑल आपके पास में बच गया पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव बचा है ये तब बचा है जब आपने क्लॉकवाइज घुमाया है। कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूमे तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा और विपरीत दिशा में घूमे तो नेगेटिव आएगा। तो इसको कर लेते हैं। मतलब कैसे है बेटा, यही सेम सवाल है आपके सामने। ये पॉइंट है P1 का, ये पॉइंट है P2 का, ये पॉइंट है V1 का और ये पॉइंट है V2 का, ठीक है। अब इसमें देखो मैं कलर दे रहा हूं, यदि मैंने ब्लू कलर से एरो बनाया है तो आपका जो वर्क डन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा P2 माइनस का P1 इंटू V2 माइनस का V1 और ये पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब मैं इस पर बना रहा हूं ग्रीन कलर से एरो, ठीक है। ग्रीन कलर का देख, ग्रीन कलर आपको समझ में नहीं आएगा ना, कौन सा बना दूं, कौन, ब्लैक बना रहा हूं। देखो ये ऐसा बना दिया, ठीक है। मतलब मैं यहां पे लिख ही देता हूं ना, काम खत्म हो जाएगा। ये है आपका क्लॉक वाइज का वर्क डन, और अब मैं लिख देता हूं एंटी क्लॉक वाइज में वर्क डन जो लिखा जाएगा वो आएगा माइनस और P2 माइनस P1 और V2 माइनस का V1, ठीक है। एक सवाल मैंने यहां पर बता दिया है और इस सवाल से अभी आपको आइडिया आने लग जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालना है। अच्छा मान के चलो मैंने बोला यहां पर प्रेशर, यहां पर वॉल्यूम है, तो ये मैंने एक ट्राइंगल दे दिया, तो क्या लिखोगे बताओ वर्क डन में, वर्क डन बराबर हाफ इंटू बेस V2 माइनस V1 और इंटू हाइट तो P2 माइनस का P1। बस यही खेल है और पूरा कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, एरिया ही तो निकालते आना चाहिए। अब यदि आप एरिया भी नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब आपको मेहनत की सख्त आवश्यकता है। यस और नो, क्लियर है। अच्छा मान के चलो अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास में सर्कल के फॉर्मेट में दे देता है। किस फॉर्मेट में दे देता है, सर्कल के फॉर्मेट में देने दो ना, क्या दिक्कत है भाई। इसका एरिया जो आप लिखोगे ये लिखोगे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर तो आर स्क्वायर में परेशानी हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर पाई तो लिखना ही लिखना है, पाई तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, ये है आपका P1 और ये है आपका P2, तो आप लिखोगे पाई P2 माइनस P1 अपॉन 2। और ऐसे ही बेटा ये वाले कॉर्नर पर V1 हो जाएगा, ये वाले कॉर्नर पे V2 हो जाएगा, तो आप इसे लिखोगे V2 माइनस V1 अपॉन 2। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस बेसिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सवाल हैं जिनको मैंने यहां पर आपको बता दिया है। इज इट क्लियर टू यू, श्योर हैं। सो बेटा इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त कर लेते, क्योंकि काफी टाइम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो चुका है। सो आज के लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए